बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम द लास्ट आवर। मैं हूं यासिर रशीद और स्टूडियो मेरे साथ मौजूद हैं सीनियर तज्ज़ियाकार राना मोहम्मद अजीम साहब। नाज़रीन, कल के दिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का इस्लामाबाद के अंदर जलसा था 22 अगस्त को, शेड्यूल्ड जलसा जिसकी पहले से इजाज़त मौजूद थी। लेकिन आज ये मालूम पड़ा कि चीफ कमिश्नर इस्लामाबाद की ज़ेर सदारत एक इजलास हुआ जिसमें डिस्ट्रिक्ट इंटेलिजेंस रिपोर्ट की बुनियाद के ऊपर उनके नॉन ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट को मंसूख कर दिया गया, यानी जलसे की इजाज़त नहीं दी गई। एक दिन पहले हमने कल के प्रोग्राम के अंदर भी ये डिस्कस किया था कि वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारड़ साहब ने यह कहा था कि ये जमात जो है ये सरकारी तनसीबात के ऊपर हमले करती है, ये इंतशारी टोला है, इनको एनओसी किस तरीके से मिलेगा, इनका माजी का एक रिकॉर्ड मौजूद है, ये एनओसी को जारी करना वजारत दाखिला का काम है, वजारत दाखिला इवेल्युएट करेगा और उसके बाद ये फैसला करेगा कि एनओसी जारी करना है या नहीं करना। आज जो तौजीहात उसकी बयान की गई उसमें यह कहा गया कि बांग्लादेश की टीम जो है वो इस्लामाबाद के अंदर मौजूद है, इसलिए जब जलसे की इजाजत देंगे तो जलसे के लोगों को कंट्रोल करना मुश्किल हो जाएगा, जिसकी वजह से जलसे की इजाजत नहीं दे रहे। फिर यह भी कहा गया कि 2 दिन पहले कुछ लोग जो थे वो इस्लामाबाद के रेड जोन में दाखिल हुए, सुप्रीम कोर्ट के बाहर पहुंच गए, तो ऐसी सूरत हाल में किसी जमात को जलसे की इजाजत नहीं दी जा सकती। दूसरी तरफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के इस वक्त मौक़िफ़ को देखें तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का तरनौल के मकाम के ऊपर जो पेशावर रोड है वहां पर जलसागाह सजाई गई थी। जलसागाह में पुलिस की भारी नफरी पहुंची, वकला इनके पहुंच गए, वकला के साथ धक्कम पेल भी हुई और उनका यह मौक़िफ़ है कि किसी भी सूरत में हम जलसे को मनसूख नहीं करेंगे। इसके साथ साथ जो चेयरमैन पीटीआई हैं बैरिस्टर गौहर, जो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के आज के नोटिफिकेशन के मुताबिक चेयरमैन तो नहीं है लेकिन पीटीआई उनको चेयरमैन ही मानती है, तो चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर ने यह कहा है कि हम हर सूरत में जलसा करेंगे, जब अदालत हमें फैसला दे चुकी है तो फिर उसके बाद कोई एनओसी मनसूख नहीं कर सकता। हम पुरअमन जलसा करेंगे, पुरअमन जलसा करना हमारा हक है, जलसे को मनसूख नहीं किया जाएगा। तो इस वक्त जो मौजूदा सूरत हाल है इस्लामाबाद की, उसके ऊपर भी बात की जाएगी। सियासी मंजरनामा जिसमें चपकलिस चल रही थी पंजाब हुकूमत और बिलखुसूस सिंध हुकूमत की, कि इब्तदाई तौर पर जब पंजाब हुकूमत ने रिलीफ का ऐलान किया तो वफाकी हुकूमत ने कहा कि इसमें हमारा भी हिस्सा शामिल है। जब दूसरी तरफ से तनकीद होने लगी कि आप पंजाब के ऊपर इनायत कर रहे हैं, हमें सरफे नज़र का आपने इस वक्त मुशाहिदा बना रखा है, तो वफाक ने आज ये ऐलान कर दिया कि हमने पंजाब को कोई रिलीफ नहीं दिया, पंजाब ने अपने हिस्से से रिलीफ दिया है। एक दूसरे पर चलती हुई बयानबाजी के जिसमें मामला इस नहज तक पहुंचा है कि अफहाम तफहीम के जरिए एक दूसरे पर लफ्जी गोलाबारी ना की जाए, लेकिन फिर भी बेशतर रहनुमा अब भी इस पर बातें कर रहे हैं। मुल्क डिफॉल्ट होने का कहने वाले अब किस जगह पर मौजूद हैं, ये जुमला है जो आज आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर साहब ने कहा है। नौजवान से खिताब करते हुए, नौजवान उनके सामने मौजूद थे, उन्होंने कहा कि आप इस मुल्क का मुस्तकबिल हैं, आपने ही इस मुल्क को लीड करना है और आपके ऊपर ही मुस्तकबिल रिलाय करता है। फिर उन्होंने ये भी कहा कि सोशल मीडिया का गलत इस्तेमाल भी होता है, हमने उसकी भी रोकथाम करनी है। इस पूरे सियासी, मुआशी और कानूनी और जलसे के मंजरनामे पे बात करेंगे। राना साहब की तरफ बढ़ते। राना साहब, क्या समझते हैं जलसे की इजाज़त का मनसूख हो जाना किसके लिए फ़ायदेमंद और किसके लिए नुकसानदेह? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या हबीब अल्लाह, ताजदार ख़त्म नबूवत जिंदाबाद जिंदाबाद। यासिर साहब, मैंने 3 दिन पहले ये बात कह दी थी, आपने मुझसे पूछा था, मैंने कहा था ये इजाज़त नहीं देंगे लेकिन जलसा होगा। आपने कल भी ये बात मुझसे पूछी थी, मैंने कहा था ये इजाज़त नहीं देंगे, जलसा होगा। देखिए, इसमें तो वाज़ेह तौर पर पीटीआई की कामयाबी है। आपके एक दिन पहले आकर मुसद्दिक मलक साहब पीटीआई में से 27 जमातें निकाल दी, याद है ना आपको, 27 ग्रुप निकाल दिए, शराजा बिखेर दिया, कहा कुछ नहीं पल्ले, फला 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 करके चले गए। और भाई, एक सियासी जमात के अगर पल्ले कुछ नहीं है तो तरनौल का वो मकाम जहां पहुंचना ही मुश्किल है, जहां पे पानी भी खरा है, जहां पर टीचर भी मौजूद है, आपने उस जगह पर जलसे की इजाजत दे दी है। उस जलसे में और स्टेडियम का बहुत फासला है, उस जलसे का और डी जोन का बहुत फासला है। इन सब चीजों के बावजूद उस आपका जलसे का एनओसी जलसे से कुछ देर कबल कैंसिल करना, इस बात की निशानदही है कि पीटीआई का जलसा कामयाब हो गया। यह साबित हो गया है कि पीटीआई के कारकुनों के खौफ से,
पीटीआई के एक बड़े जलसे जिस तरह सवाबी में हुआ, इन तमाम जलसों के बाद आपको पता था कि ये जलसा बड़ा हो जाना है, बल्कि ये हो जाना है, ये जलसा टलेगा नहीं, ये जलसा होगा, ये जलसा हो जाना है। तो इसमें तो बड़ी क्लियर और वाज़ेह सूरत हाल है, इसमें कोई दूसरी राय नहीं है। कल आप देख लेंगे, कल का दिन बड़ा अहम और नाजुक तरीन दिन है। कल आपको पता है ना कि इस्लामाबाद में और भी कुछ लोगों ने आना है, जिसका इन्होंने जिक्र भी किया है। तो कल बड़ा नाजुक दिन है, अल्लाह इस दिन को खैर वफियत से लेकर जाए। वो तो बैरिस्टर गौहर ने भी उसकी निशानदेही की कि उनका तो शेड्यूल जलसा है वहाँ पर। चलो, तो बात यह है, मुझे एक बात बताएं, 3 दिन पहले जो आज एक FIR कहा है कि 6 नामजद और बाकी नामालूम अफराद भी FIR दी है, कोई गिरफ्तारियाँ हुई हैं? उससे पहले जो हुए जलसे जुलूस, उसके वक्त कोई गिरफ्तारियाँ हुई? मुज़ाकरात हुए ना। तो फिर यार बात यह है कि आप मान लें कि आप एक सियासी जमात से डरते हैं, आप ये ज़हन नशीन कर लें कि आपको पता है कि अगर कुव्वत किसी के पास है तो वो सियासी जमात के पास है और उसका नाम तहरीक इंसाफ है, तस्लीम कर लें। स्वाबी का जलसा आपने नहीं देखा? आप करने दी यहाँ, तो आप तन्नौल के जलसे के वक्त आपको शेड्यूल नहीं पता था? एक एक चीज़ का शेड्यूल था। क्या बांग्लादेश की क्रिकेट टीम का शेड्यूल कोई 4 दिन पहले बने कि 2 दिन पहले बने? क्या आपको इन तमाम चीज़ों का इल्म नहीं है? चलें फिर मान लें, आपके ये मान लें, आप अनाउंस कर देते कि जनाब 5 दिन का मैच है, ये मैच ख़त्म हो जाता है, 2 दिन ये ख़त्म हो जाते हैं, जनाब 6ठे दिन आप कर लीजिएगा जलसा, हम नहीं पूछते। आप में तो ये भी हिम्मत नहीं है। सब क्या क्या अनाउंस करते हैं? इब्तदाई तौर पे जब पहली दरख्वास्त दी गई थी, उस वक्त एक सिक्योरिटी थ्रेट था, फिर अदालत ने कहा जी कुछ और मामला। सुने आज वहाँ से एक बैग भी बरामद करा दिए। एक बैग बरामद हुआ है जलसा गाह से। मशकूक बैग नहीं सर, साढ़ा नहीं सी। उसके बाद सिक्योरिटी थ्रेट के बाद एम्बेसीज वाला मामला आपको याद होगा कि एम्बेसीज हैं, गैर मुल्की सिफारतकार होते हैं। उन्होंने कहा जी फिर गौर कर लें। फिर हुआ जी कि वो तरनौल के अतराफ़ में जो आबादियाँ वाले हैं, उन्होंने कहा जी आमदोरफ्त होती है, यहाँ पे नहीं हो सकता। उन्होंने कहा जी फिर गौर कर लें। फिर उसके बाद मुहर्रम के पहले वाला मामला आ गया जी, फिर सिक्योरिटी थ्रेट है, उन्होंने कहा जी फिर गौर कर लें। फिर मुहर्रम के 10 दिन बाद, फिर 40वें के बाद, और अब 40। उस वक्त अदालत को आपको याद होगा, अदालत ने ये कहा था कि 40वें के बाद आप कहेंगे सैलाब आ गया, आप नहीं कर सकते। तो वो सर मामला तो पहले से ही चल रहा था ना, 7 बार तो हुआ ही। तसव्वुर कर ले, यकीन करें, मुझे पता है कि कितनी तादाद में लोग वहाँ पहुँच चुके हैं, क्योंकि हम रिपोर्टर हैं, हमें लोग अपनी वहाँ से तस्वीर भी भेज देते हैं, लोग वहाँ से फ़ोन भी कर देते हैं। वहाँ के लोगों से मैंने पूछा क्या सूरत हाल है, तो पता चला कि ये इसी चक्कर में रहेंगे कि फ़लाँ टाइम निकलना है तो पकड़ लो। ये जो चंद लोगों के घरों के बाहर पुलिस चले गई है ना यासर साहब, वो पुलिस गई नहीं, वो एडे खोचन उन्होंने आप ही बुला दी है कि लेके ना जाने पाए। तो जिन्होंने जाना था वो चले गए हैं, जिन्होंने जाना था ना वो चले गए हैं। कल जलसा हो जाना, उसके बाद 144 की खिलाफ वर्जी पर मुकदमा दर्ज होता है, वहाँ पे लाठी चार्ज होता है, वहाँ पे शेलिंग होती है, क्या होता है ये तो कल देखा जाएगा। लेकिन हमारी दुआ है कोई भी ऐसा काम ना हो जिससे किसी को भी नुकसान पहुँचे। हमारा मुल्क इस बात का मुतहम्मिल नहीं है, हम किसी सूरत में भी इस चीज़ के मुतहम्मिल नहीं है। तो यासर ये बड़ी सीधी से और साफ सी चीज़ें हैं, ये क्लियर हो जाएगी। और यासर साथ में मैं आपको एक बताता हूँ, कल हमने एक स्कैंडल अनाउट किया था ना एक जी, मैंने सोचा था उस स्कैंडल पे एक्शन हो जाएगा, फौरी एक्शन हो जाएगा। वो शेखुपुरा में जो एक लेदर सिटी बन रही है जी जी, जिसका टेंडर अभी 5/9 का है। हाँ जी, मज़े वाली बात है, जिस उसके इफ्तिताह काफ़ी दिन बाद होना था, सुना है कि अब सुबह वज़ीर आला इफ्तिताह करने जल्दी से जा रही हैं। उन मन दसो कि ऐसी किन्नू किन्नू भजी है, देख में से कौन से चावल को निकाल कर देखेंगे ये ठीक है, किससे पूछें, किसके आगे फरियाद करें। वहां तो 144 लगी है, वहां पे भी होनी चाहिए, कल वहां पे रश नहीं होना चाहिए, 4 से ज़्यादा पुलिस एहलकार भी नहीं खड़े होने चाहिए। कानून तो सब पे लगता है ना, हर चीज़ तो सब पे होती है ना। अंदाजा लगा ले उस चीज़ का जिस करप्शन को हम बेनकाब कर रहे हैं, उस करप्शन पे कल इफ्तिताह होने जा रहा है, वो लेदर सिटी का, जिसका टेंडर ये अभी तक मंजूर नहीं हुआ, उस पर कामों का इफ्तिताह होने जा रहा है। इस फिर आप क्या समझते हैं कौन किसके साथ है? आप बात ले जाते हैं जलसे में। अच्छा जलसे भी आप आ जाए ना, जरा हम जलसे भी बात करते हैं यासर साहब। जलसे का कल का दिन बड़ा अहम दिन है। अगर कल इन तमाम पाबंदियों के बावजूद पीटीआई जलसा कर गई तो फिर तो और बात है। और वज़ीर आला KPK ने भी कहा स्वाबी इकट्ठे हों, वहाँ से हम निकलेंगे पुरअमन जलसा करेंगे। बाकी लोगों ने भी कहा।
और अगर कल जलसा ना हुआ तो पीटीआई के कारकुन का एतबार ख़त्म हो जाएगा। पीटीआई का कारकुन जो है वो अब इसके बाद की आदत पर एतबार नहीं करेगा। आप इस बात को ज़हन नशीन कर। मेरी आज आमिर मुगल से बात हुई है, सदर है ना इस्लामाबाद के जी। मैंने कहा भाई क्या प्रोग्राम है आप लोगों का, बताएं तो सही। उन्होंने कहा जी अगर कोई ऊपर से भी इनकार करेगा ना हम जलसा करेंगे। उनका हम जलसा करेंगे। ये इस्लामाबाद के सदर का, फिर उसके बाद बैरिस्टर गौहर का बयान आ गया, फिर शेर अफजल का भी आ गया, फिर उसके बाद वज़ीर आला KPK का भी आ गया, और भी बहुत से बयान आने शुरू हो गए। ये तो कल का दिन बड़ा अहम तरीन दिन है बड़े मामलात के हवाले से। अब आप बात कर रहे हैं पीपल्स पार्टी और नॉन लीग, ये लड़ाई है गोलियां टॉफियों पे। अभी मुझे लड़ाई से पहले सर गुफ्तगू सुनते हैं मरीम नवाज साहिबा का पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सिंध की हुकूमत के हवाले से क्या मौक़िफ़ है वो मुलाहिज़ा करें, और फिर उसके जवाब में सिंध हुकूमत का क्या मौक़िफ़ है वो भी ज़रा मुलाहिज़ा कर लें। मुर्तज़ा वहाब साहब ने भी गुफ्तगू की है, ये दोनों गुफ्तगू एक साथ आप सुनिए। ताला के फजलो करम से हर चीज में लीड ले रहा है। लोगों की दौड़ें लगी हुई हैं पंजाब को देख के। 16 घंटे कम से कम रोज काम करती हूँ नॉन स्टॉप। ना मैं खुद आराम से बैठती हूँ ना मैं इनको आराम से बैठने देती हूँ। ना मैं खुद आराम से बैठती हूँ ना इनको आराम से बैठने देती हूँ। मुर्तज़ा वहाब साहब का क्या कहना है वो भी जरा मुलाहिज़ा करें। 40 अरब रुपए जो पंजाब हुकूमत ने खर्च किए हैं हेल्थ रिलेटेड कैंपेन्स के ऊपर कर देना तो शहरों में, गांव देहात में जो स्टंटेड ग्रोथ है बच्चों की वो खत्म हो सकती है, मैल न्यूट्रिशन खत्म हो सकती है, बच्चों को तालीम के बेहतर मौके मिल सकते हैं। पोलियो फ्री पाकिस्तान बनाने में हम अपना किरदार अदा कर सकते हैं। बजाय इसके कि हम फोकस करें कि पुलिस की वर्दी पहनकर कहीं जाएं, अगर हम लेडी हेल्थ वर्कर बनके या मेल हेल्थ वर्कर बनके जाएं और बच्चों को खुद कतरे पिलाएं ना, तो एक आम आदमी भी बासानी कायल हो सकेगा। प्रायोरिटीज का डिफरेंस है, वो अपनी प्रायोरिटी पे चले, हम अपनी प्रायोरिटी पे। राना साहब वो कहते हैं कि तरजीहात का फ़र्क है, वो अपनी तरजीहात पे चल रहे हैं, हम अपनी तरजीहात पे चल रहे हैं। और मरियम साहब ने कहा कि मुझे देख के कई लोगों की दौरें लग रही हैं। हाँ जी, अच्छा दौरें की लग आज़मा बुखारी साहिबा ने भी कहा कि 2 सूबे जो हैं वो बड़ी परेशानी के अंदर हैं कि पंजाब में हो क्या रहा है। सिंध को तो होना चाहिए बेचारों को। आज 5 रुपये कुछ पैसे फिर कराची वालों के लिए बिजली का कहर नाजल हो गया ना जी, 5 रुपये कुछ पैसे, तो ये तो बेचारों उनके लिए भी होना चाहिए। अब बात यह है कि आज नहीं तो कल बिलावल भुट्टो साहब की मियाँ शबाशी साहब से मुलाकात भी है। हाँ जी, कुछ वादे याद भी कराने हैं, कुछ रिलीफ भी लेने हैं, कुछ ज़बाबंदी की भी बातें होंगी, ये सारा कुछ होगा। ये 15 सितंबर तक ये नूरा कुश्ती चलेगी। यासर साहब आप ये नोट कर लीजिएगा मेरी बात को। 15 सितंबर के बाद नूरा कुश्ती असल कुश्ती में शामिल हो जाएगी। 15 सितंबर तक ये नूरा कुश्ती चलेगी। लड़ाई सुलह, लड़ाई सुलह, लड़ाई सुलह। और 15 सितंबर के बाद आप देख लेंगे कि ये लड़ाई जो है वाकई आपस में इख्तलाफात हो जाए। पीपल्स पार्टी के अंदर की मेरे पास ये खबर है कि पीपल्स पार्टी के अंदर एक बड़ा ग्रुप ये कह रहा है, बार बार ये कह रहा है कि हमें इनसे अलहदा हो जाना चाहिए, हमें खुलकर अपोजिशन का किरदार अदा करना चाहिए, नहीं तो आइंदा इंतखाबात में ये सारी बुराइयां जिस पर अवाम नून लीग के खिलाफ है वो अब हमारे पेटे भी भरेंगी, हमें भी उसका सामना करना पड़ेगा, हमें भी उसको भुगतना पड़ेगा। हमारे लिए सिंध के अंदर प्रॉब्लम्स पैदा हो जाएंगी, हमारे लिए बाकी सूबे तो है सो हैं लेकिन सिंध में भी इतनी प्रॉब्लम पैदा हो जाएंगी कि आप तसव्वुर नहीं कर सकते। मैं आपको बताऊं, मुझे सायरा बानो ने उस दिन कहा कोई फुटेज भेजी हुई है, वाकई हम वो फुटेज चलाएं तो बंदा कानों को हाथ लगाता है कि ये है मेरा सोना सिंध। अब तो सोना सिंध क्या, अब सोना पाकिस्तान जो है उसको कहां कहां से इन्होंने कर दिया है, कहां कहां पे उन्होंने क्या क्या हाल कर दिया है। मुझे एक बात तो बता दें, क्या किसी ने अभी तक ये ऐलान किया है? मैं तो आज मरियम साहिबा के इस पूरी तकरीब के ऐलान पे मुंतज़िर था कि ऐलान हो जाए कि जनाब सैलाब ज़दा इलाके जो हैं वहाँ पर हम जा रहे हैं, हमारी ये टीमें जा रही हैं, हमारे ये रज़ाकार जा रहे हैं, हमारी जाके वहाँ पे ये मदद करेंगे। वो इलाके जो सैलाब से मुतासर हो रहे हैं, जहाँ पे सैलाब का खदशा है, वो जहाँ पे शकाफ पर गए हैं। इसी तरह वो कहते जनाब मैं अपनी टीमें KPK भी भेज रही हूँ, मेरा पाकिस्तान है, मैं बलोचिस्तान भी भेज रही हूँ, मेरा पाकिस्तान है। लेकिन किसी ने नहीं सुना। सिंध के अंदर भी ये आपको पता है जो हालात पैदा होना शुरू हो गए। अभी तो लोगों को पुराने गम नहीं भूले थे, अभी तो पुराने सैलाब के जो असरात थे
जो शराब से मुतासरा लोग थे, अभी तो वो सीधे होके नहीं बैठे कि नया काम शुरू हो गया। आपस में आप लड़ते रहते हैं, सियासी अपने मुखालफिन को आप बिल्कुल शिकंजे में रखते हैं। डैम आप नहीं बनाते, डैम की तरफ आपकी तवज्जो नहीं है, आवाम को सहूलतें देने की तरफ आपकी तवज्जो नहीं है। मुझे ये अभी हमारे कैमरामैन बिल दिखा रहे थे यासिर साहब, अगस्त का बिल है, अगस्त का लिखा हुआ है कि 13 अगस्त को रीडिंग हुई है, 17 अगस्त को बिल जारी हुआ है और उसमें 1 रुपए की रियायत नहीं है। मुझे बता दें, आप तो अगस्त और सितंबर के बिल की कह रहे थे, क्या वो जुलाई का है? अगर वो जुलाई का है तो इंतजार कर लेते हैं जनाब, फिर वो इंतजार कर लेते हैं, अगस्त में आप क्या देंगे? और अगर वो अगस्त का है तो फिर मुझे बताइएगा तो फिर इसमें रियायत क्यों नहीं मिली? और क्या इस कौम को आप 2 माह के लिए कह रहे हैं जी रियायत देनी है, 2 माह के लिए बिल आपके कम कर देंगे, 2 माह के बाद क्या हमने खरबपति हो जाना है? क्या हमारी कमेटियां निकल आनी है? सब शॉर्ट टर्म रिलीफ नहीं। ओ यार क्या शॉर्ट टर्म रिलीफ? आपको तो मरियम की हर बात ही बड़ी अच्छी लगती है ना। 2 महीने का रिलीफ। 2 महीने क्या, 2 महीने करे, उसके बाद क्या होगा? साढ़े घर दाने पे आएंगे, गरीबां का रोटी आएगी, आटा मुफ्त आइएगा, चीनी मुफ्त आएगी, उसके बाद मुफ्त आइएगा, उसके बाद आपके सब्जियां मुफ्त आएंगी, उसके बाद डॉलर आएंगे, क्या आएगा मुझे बता ना। उसके बाद आपके एसी बंद हो जाएंगे सर, बिल ऐसे ही कम हो जाएगा। और मैं कहना हमारे गले बंद हो जाएंगे, हमारा सब कुछ ही बंद हो जाएगा, एसी बंद हो जाएगा तो उसके बिजली का बिल नहीं आएगा। बता देना, एसी ऑटोमेटिकली कम हो जाएगा तो वो लगेगा कि रिलीफ ही रिलीफ चल रहा है। आपकी इनकम कितनी है? मेरी? हाँ जी, मान लेना मैं ये बोतल इनकम है ना आपकी जी, मान लें सर्दियों में, ये गर्मियों में आप पानी कम ज़्यादा पीते हैं, सर्दियों में आप पानी कम पीते हैं, बोतल तो रखनी पड़ेगी ना, उस नलके को चलाना भी पड़ेगा ना, वाटर फिल्टर को भी चलाना पड़ेगा ना। घर के जब सर्दियां होंगी गैस चलेगी, गैस के सरचार्ज बढ़ेंगे, वो कसर उधर से पूरी हो जाएगी ना पूरी। तो फिर मुझे बताएं फिर किस तरह गरीब जिएगा? क्या आपने ये फैसला किया? फैसला तो ये होना चाहिए था कि 2 माह बाद गरीब की तनख्वाह, गरीब की जो इनकम है उसमें जनाब 100% इजाफा हो जाएगा, मज़ा फिर आता। आप बैठ के ना ऐसे ही ना यासिर साहब, आपको मरियम साहबा, आप मेरी भी वज़ीर आला है वो, और मैं समझता हूँ कि उससे अच्छी वज़ीर आला हो ही कोई नहीं सकती। अपना घर अपनी छत स्कीम लेके आ रही हूँ। वो कौन सी है? जो तहरीक इंसाफ ने बनाई थी, आपको नहीं पता? क्यों खामोश रहते हैं? क्या ये वो जगह नहीं है जिसमें मियाँ महमूद रशीद काम कर रहे थे, मियाँ असलम इकबाल काम कर रहे थे? क्या ये वो नहीं है जो इमरान खान का आइडिया था? क्या ये उन्हीं जगहों पे बनी हुई तामीरात मुकम्मल हुई तकरीबन वो जगह नहीं है? क्यों यार हम झूठ बोलते हैं? क्यों हमें ये अंदेशा रहता है कि लोगों को पता नहीं चलेगा? और लोगों की ठीक है, लोग बेचारे जो है ना, इनका हाफजा बड़ा कमज़ोर है, लेकिन इतना भी कमज़ोर नहीं है। मासूम तारजी नहीं होना चाहिए था सामने, बहुत मासूम है आप भी, पता हर चीज़ का है आपको, मासूम बड़े हैं आप। लेकिन उस वक्त चीमा साहब ने, तारिक बशीर चीमा साहब ने निशानदेही भी तो की थी कि इधर करप्शन बहुत ज़्यादा हुई। तो अब क्या हो रहा है? अब तो काम हो रहा है। क्या काम हो रहा है? अभी मैंने कल हमने सामने रख दिया था कि 5 तारीख को टेंडर होने हैं और वहाँ पे काम भी शुरू हो गया है और कल इफ्तिताह हो रहा है। किसको करेंगे? सब मिले हुए हैं। वो तो शहबाज स्पीड से जरा ज्यादा चल रहा है। अच्छा स्पीड भी तो सर तो फिर पूरी कौम को कह दे, फिर पूरी कौम को कह दे जनाब कोई टेंडर नहीं है, फिर पूरी कौम को कह दे जो मर्जी। स्पीड तो बहुत तेज़ है, सब्जियों के रेटों में भी स्पीड इनकी बड़ी तेज़ है, मुर्गी के गोश्त में भी स्पीड इनकी बड़ी तेज़ है, अब आने वाले दिनों में बड़ी स्पीडें तो इनकी इतनी तेज़ है जिसकी इंतहा ही कोई नहीं है। ऊपर से पानी भी नहीं निकलता लाहौर शहर में। आज सुबह फिर हल्की सी बारिश हुई है तो जाके देखें किन किन इलाकों में पानी खड़ा है। वो क्या ना, शुएब ही है ना इनका, क्या नाम है उसका? शुएब ही। पता नहीं शुएब कहाँ चला जाता है, पता नहीं लगता उसका। आप तो बैठ के ना कसीदे पढ़ते हैं, आपको कसीदा खाने के लिए ना कोई एक इजाफी नशिस्त होनी चाहिए, बल्कि एक इजाफी वजारत होनी चाहिए। आप पंजाबी के आपके शेर सुनने तो लगता है कि आपसे बड़ा इनकलाबी कोई नहीं है, और जब बात करने पे हैं तो आप साथ आस्ता हल्के से मुस्करा देंगे। क्यों साहब की ना ये अब आप जो है ना तोहमत लगा रहे हैं। अच्छा नहीं जी, माफ़ी दे दें, तोहमत लगाइए जनाब, हद तक इज्जत का दावा ना कर दीजिएगा। नहीं, ये जो सियासी जंग है आपसी,
इसमें ज्यादा नुकसान किसका होगा और बेनिफिशियरी कौन रह जाएगा? दोनों का नुकसान है। अच्छा, बेनिफिशियरी कोई नहीं होगा दोनों में? कोई बेनिफिशियरी नहीं। किस तरह बेनिफिशियरी होगा? मुझे ये चाहते हैं, पीपल्स पार्टी चाहती है कि अवाम को ये पता चले कि हम हुकूमत का हिस्सा नहीं है, और जब हम अपोजिशन बने तो हम कहें हम तो अपोजिशन है। किसको नहीं पता कि पीपल्स पार्टी हुकूमत का हिस्सा है? कोई है? सबको मालूम। गवर्नर किसका है? इनका। पीपल्स पार्टी का। सदर किसका है? इनका। जी। डिप्टी स्पीकर किसका है? इनका। चेयरमैन सेनेट किसका है? इनका। तो फिर कौन सी सीट ऐसी रह जाती है जिसपे इनके लोग नहीं है? ये अपने जब भी ये मिलते हैं कहते हैं जनाब आपने हमसे वादे किए थे, पंजाब में हम ये देंगे, वफाक में हमें आ रहे ये मुतालबात थे। वो मुतालबात खानदान पुत्र ने कर दे पे हो। अपोजिशन हो तो फिर अपोजिशन का काम करें। फिर मुतालबा ये होना चाहिए कि अवाम को रिलीफ दे, मुतालबा ये होना चाहिए फलां चीज सस्ती करे, मुतालबा ये होना चाहिए ना। मुतालबात दर मुतालबात की जो गर्दान है वो कब तक चलती रहेगी और उसके नताइज क्या निकलेंगे, इसी पे बात करेंगे। एक शॉर्ट ब्रेक लेते हैं। साहिबजादा हामिद रजा साहब हमें ज्वाइन कर रहे हैं। नाज़रीन कहीं नहीं जाएगा, स्टे विद अस। ब्रेक के बाद खुशामदीद नाज़रीन। पाकिस्तान में अपोजिशन का ग्रैंड अलायंस एक बैठक होती है। उस बैठक के बाद कुली तौर पे बात ये जारी होती है कि हुकूमत के मुखालिफ एक बड़ा ग्रैंड अलायंस बन रहा है और उस ग्रैंड अलायंस की सरबराही जाने किसके हाथ में होगी, लेकिन वो हुकूमत के लिए एक तख्ता मश्क हो जाएगा उससे निमटना, और हुकूमत के ताबूत में आखिरी कील भी हो सकती है। लेकिन बाद में हमें मालूम पड़ता है कि ग्रैंड अलायंस कुछ नहीं हो रहा, ना कोई वहाँ पे ऐसी बातचीत हुई थी, अपने तय एहतजाज जारी रहेगा। एक तरफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, उसके पुराने लोग वो ये कहते हैं कि इस वक्त हाफिज़ नईम, पीर पगारा, मौलाना फजलुर रहमान, PTI को इनकी ज़रूरत है, और दूसरी तरफ वो ये कहते हैं कि हम माजी के तजर्बात से सीख चुके हैं, हमें किसी इत्तेहाद में नहीं जाना। मुस्तकबिल सियासत का क्या दिखाई दे रहा है, इसी बारे में बात करेंगे। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के सरबराह साहिबजादा हामिद रजा साहब ने हमें ज्वाइन किया। हामिद रजा साहब बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। हामिद रजा साहब, इस्लामाबाद में बड़ी बैठक जो हुई थी उसमें क्या किसी अलायंस की बात हुई थी या फिर हुकूमत की तरजीहात की बात हुई थी? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया जी। देखिए, इस्लामाबाद के अंदर जो बैठक हुई थी इसके अंदर आपके इल्म में है कि कुछ जमातें तो ऑलरेडी एक अलायंस में हैं, जिसके अंदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है, सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल है, MWM है, इसी तरह का महमूद चकजई साहब हैं, अख्तर मेंगल साहब हैं। ये तो एक अलायंस में ऑलरेडी मौजूद थे। अब उसके अंदर ये कोशिश थी और है कि अगर कोई और जमातें जो कि इस बात की ख्वाहिशमंद हैं कि वो मौजूदा हुकूमत और इसके इक़दामात के खिलाफ अपोजिशन को ज्वाइन करना चाहती हैं, तो एक ज्वाइंट जो प्लेटफॉर्म है उसे इस्तेमाल करें। इससे बढ़कर ज्यादा मेरा ख्याल है हमारी को गुफ्तगू नहीं हुई, ना हमारा फोकस इससे ज्यादा किसी और बात पर था। अगर किसी की ख्वाहिश है तो उसके ऊपर बिल्कुल मिलकर चलने में, काम करने में कोई मुज़ायका नहीं, लेकिन अगर कोई ख्वाहिशमंद नहीं है तो हमारी तरफ से भी कोई ऐसा इसरार नहीं था जी। अच्छा साहबजादा साहब, एक आप बहुत पुराने, क्योंकि मेरा और आपका एक तल्लक भी बड़ा पुराना है और आप एक बड़े पुराने सियासी कारकुन भी हैं, बड़े बड़े मुश्किल वक्त भी आपने देखे हैं। आपको क्या नज़र आ रहा है, मौजूदा हुकूमत अपना टेन्योर पूरा कर सकेगी? हाँ जी राना साहब, बहुत शुक्रिया जी। आपका ताल्लुक तो मेरे वालिद के साथ भी बड़ा पुराना जी, और उसके बाद मेरे साथ जाहिर है, एंड इट्स ऑलवेज बीन एन ऑनर कि आप जैसे दोस्त हमें और आप जैसे साथी जिनसे हम रहनुमाई भी लेते हैं वो हमें मुयसर होते हैं। देखिए सर, मैं उसमें अर्ज करूं, जो मुल्क के मौजूदा हालात हैं वो आप इकनॉमिकली देख लें, वो मुल्क के अंदर आप दाखिली सूरत हाल देख लें, आप हमारा जो बैरूनी महाज है, जो आपकी एक्सटर्नल पॉलिसी है उसे देख लें, आप लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन देख लें, आप मुल्क के अंदर नेशनल एक्शन प्लान देख लें। मैं ये समझता हूँ, इसलिए नहीं कि मैं अपोजिशन का हिस्सा हूँ या इमरान खान साहब के साथ खड़ा हूँ, मैं आपको ऑनेस्टी के साथ ये बताऊँ, मुझे तो जो हुकूमत ने ये गुज़श्ता 6 माह गुजारे हैं ये भी किसी सानहे से कम नजर नहीं आते। अगर ये हुकूमत ज्यादा अरसा इक़्तिदार के अंदर रही तो मुल्क के अंदर मजीद तबाही आएगी। आप देखें, एक ही घर के अंदर बिजली के बिल के ऊपर सगे भाई ने सगे भाई को मर्डर कर दिया। 28-28 साल के नौजवान जो हैं, जो अपने घर के कफील हैं, अपने पेरेंट्स की एब्सेंस के अंदर, किसी का वालिद नहीं है, किसी की वालदा इस दुनिया से चले गए हुए हैं, वो अब बिल आने के ऊपर ट्रेन के नीचे सर दे के खुदकुशियां कर रहे हैं। हमारे फैसलाबाद के अंदर पिछले 3 माह के अंदर अगर आप खुदकुशी की रेशो देखें
और लोगों का उसके ऊपर रिएक्शन देखें तो ये खौफनाक है। तो मेरा नहीं ख्याल कि मौजूदा हुकूमत अपनी मुद्दत पूरी कर पाएगी, और अगर खुदा ना खास्ता मौजूदा हुकूमत ने अपनी मुद्दत पूरी कर ली, फिर मैं अगला जुमला कहना नहीं चाहता, फिर कोई नई गद्दारी FI को मेरे खिलाफ बगावत की FIR ना दर्ज हो जाए, लेकिन मुल्क के लिए बहरहाल ये किसी सानिया से कम नहीं होगा फिर जी। लेकिन साहिबजादा साहब, बहुत सी कयास आराइयाँ, चाहे मगोइयाँ, सरगोशियाँ जो इस्लामाबाद के अतराफ़ में और बड़े हलकों के अंदर होती हैं, वो ये होती हैं कि अक्टूबर नवंबर में शायद ये हुकूमत चली जाए, लेकिन उसके बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ना आए, कोई टेक्नोक्रेट वाला सेटअप आए, तो फिर उसके ऊपर राय क्या होगी आपकी? पर उसके ऊपर राय देखें, आज दुनिया ग्लोबल विलेज बन चुकी हुई है। हमें सबसे पहले तो इस चीज़ को अंडरस्टैंड करना है कि दुनिया के अंदर डेमोक्रेसी की अहमियत क्या है, और जो नॉन डेमोक्रेटिक कंट्रीज हैं उसके अंदर जाहिर है कुछ ऐसे हमारे बरादर इस्लामी ममालिक हैं जिनके पास बेतहाशा वसाइल हैं। उनको अगर आप निकाल के देखें तो मॉडर्न दुनिया के अंदर किसी जगह पर आमरीत की या टेक्नोक्रेट सेटअप टाइप की गुंजाइश बाकी नहीं बची। अगर आप पाकिस्तान में ये काम करने की कोशिश करते हैं तो आप ये देखिए कि पाकिस्तान का इस वक्त 70% नौजवान जो है वोटर आपका, वो नौजवान है, और वो नौजवान ऐसे किसी भी सेटअप को, ऐसे किसी भी टेक्नोक्रेट किस्म की चीज को या एक मिली बकदनुमा चीज को मानने के लिए तैयार नहीं है। देखिए, जिसका हक है उस तक पहुंचना चाहिए। अवाम ने वोट के जरिए 8 फरवरी को भी अपने एतमाद का इजहार किया, और आज के दिन तक अवाम जिस बंदे के साथ खड़ी है उसको मैंडेट मिलना चाहिए। इनके दिलों में खौफ नहीं होना चाहिए। आप फ्री एंड फेयर इलेक्शन अगर आप करवा देते तो आप यकीन करें ये 17 सीटें भी ज्यादा कह रहे हैं, शायद 15 सीटें भी PMLN को ना मिलती नेशनल असेंबली की, लेकिन आपने दांस दोंदरी से जो कुछ किया इसका रिजल्ट आपके सामने है। मुल्क माशी लिहाज से, मुल्क लॉ एंड ऑर्डर के लिहाज से, मिस गवर्नेंस के लिहाज से, हर लिहाज से मुल्क तबाही के दहाने के ऊपर पहुंच गया है। तो ये जो इस्लामाबाद के पावर कॉरिडोर है ना जी, यहाँ पर वक्तन फवक्तन राना साहब मेरे से बेहतर आप समझते हैं, चूंकि फेडरल कैपिटल है, और मैं तो आप यकीन करें मेरे वालिद जब थे नेशनल असेंबली में, हम जब यहाँ आते थे तो जब कोई इस्लामाबाद के दूर में दाखिल हुआ करते थे तो वो कहा करते थे हमेशा कि वेलकम टू द डेवल्स प्लेस। यहाँ पर हमा वक्त साजिशें ही चलती रहती हैं, मुख्तलिफ कंस्पिरेसी थ्योरीज दी जाती रहती हैं, उसके ऊपर बाज़ औक़ात किसी चीज़ का वजूद नहीं भी होता तो बहुत कुछ कह दिया जाता है। बट आई हैव अ फर्म बिलीव कि मौजूदा हुकूमत ज़्यादा नहीं चलेगी, और जो इसे चलाना चाहते हैं वो फिर इस मुल्क के साथ चलाना चाहते हैं जी, एज सिंपल एज दैट। अच्छा, मेरे दो छोटे छोटे सवाल है। जलसा हो रहा है कल एक, और दूसरा मेरा छोटा सा सवाल है कि आप क्या समझते हैं कि महसूस नशिस्तें मिल जाएंगी? पहली बात तो ये कि जलसा बिल्कुल हो रहा है, और जलसा हमारा हक है। हमें इजाज़त जो है वो अदालत ने दी है, और हमसे कोई हमारा हक वो वापस नहीं ले सकता। नंबर 1, इट इज़ ब्लैक एंड वाइट क्लियर कि NOC और नो NOC जलसा कल हो रहा है जी। कोई वहाम नहीं होना चाहिए। सोशल मीडिया पे कुछ फेक न्यूज़ फैलाई जा रही हैं, लेकिन वो सब गलत है। अच्छा, दूसरी चीज़ जो आपने सवाल पूछा मखसूस नशिस्तों के हवाले से, राना साहब आपके इल्म में होगा कि जिस वक्त ये बहुत इब्तदाई स्टेज थी, अभी ये केस इलेक्शन कमीशन की फर्स्ट हेयरिंग पे था, तो मैं वो बंदा था जिसने बाहर निकल के ये बात कही थी कि ये एक्चुअल मामला 2/3 की मेजॉरिटी का है और हुकूमत आईनी अमेंडमेंट्स लेके आना चाहती है। उस वक्त बहुत सारे लोगों ने इसके ऊपर हंसे भी, उन्होंने तंज भी किया कि ये पता नहीं कहाँ की कोड़ी उठा के लाया, दूर की कोड़ी ले आया है। हालांकि वक्त ने वो बात प्रूव की। अभी मैं ये समझता हूँ कि अब अगर सीटें सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद नहीं दी जाती तो इस मुल्क के अंदर लॉलेसनेस अपनी पीक के ऊपर होगी, और पाकिस्तान के फ्यूचर के अंदर हर गवर्नमेंट का ये एक प्रेसिडेंट उसके पास मौजूद होगा कि अगर उसको हुकूमत सुप्रीम कोर्ट का कोई फैसला पसंद नहीं आता तो वो उसके ऊपर पार्लियामेंट के जरिए कोई आईनी तरमीम ला के, चाहे उसके पास 2/3 मेजॉरिटी हो या ना हो, वो सुप्रीम कोर्ट के उस फैसले को नल एंड वॉइड कर दे। तो रिजर्व सीटें मिलनी चाहिए। आल्दो जो अभी तक हमारे मोहतरम उनके होते हुए मुझे नजर तो नहीं आ रहा, उनकी कोशिश पूरी है कि हम इन सीटों से महरूम ही रहें। खुदा जाने वो किसे देना चाहते हैं। मैंने तो वहाँ पर उनकी अदालत में भी खड़े होकर कहा था कि जनाब आप उधर जाके कांग्रेस को दे दें या बांग्लादेश में किसी को दे दें, लेकिन कम से कम इन डाकुओं को तो ना दें। तो में तो मिलती हुई नजर नहीं आ रही, लेकिन जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला है फुल कोर्ट का, उसमें अक्सरियती राय के मुताबिक तो हमें मिलनी चाहिए जी। अच्छा साहिबजादा, हामिद रजा साहब जब इमरान खान साहब बरसरे इक़्तिदार थे तो वो कहते थे कि कोई मुल्क पाकिस्तान के अंदरूनी मामलात में हमें डिक्टेट नहीं कर सकता।
अभी हालिया जो उन्होंने सर केयर स्टार्मर को एक दरख्वास्त की है या राय दी है या पैगाम पहुंचाया, उसके ऊपर हुकूमती हल्के ये कह रहे हैं कि बैरूनी मुदाखलत के लिए कोशां आप खुद हैं, इसके ऊपर क्या कहेंगे? अच्छा देखिए जी, मैं जो इंटरनल पॉलिसी के अंदर आपके मुदाखलत होती है बैरूनी ताकतों की, वो आपके पॉलिसी मैटर्स में होती है। मसलन कि आप फलाने मुल्क के ऊपर हमला कर दें, आप फलाने बैंड आउटलेट्स से पाबंदी उठा के तो अब आप उसे हुब्बुल वतन डिक्लेयर कर दें, अब आप जिहाद के नाम पर जंग में कूद जाएं, अब आप अपनी फॉरेन पॉलिसी तब्दील कर दें। ये चीजें आती हैं आपके बेसिक फंडामेंटल्स में, जिसके अंदर कोई भी रियासत, और अगर कोई ऐसा करता है तो वो टोटली अनएक्सेप्टेबल है। एक है आपकी वायलेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स। वायलेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स के ऊपर आप देखें अभी इंग्लिस्तान के अंदर फसादात हुए, उसका मुजद या उसका बानी या उसका मुहर्रिक वो लाहौर का हमारा एक नौजवान है, उसके किसी ट्वीट को करार दिया गया, तो क्या उसे गिरफ्तार नहीं कर लिया गया जनाब? यहाँ पर लेकिन जहां पर आपकी ह्यूमन राइट्स की वायलेशन होती है और फिर वो एक इंटरनेशनल स्टेचर के लीडर के साथ होती है, तो ये नहीं हो सकता कि दुनिया उसके ऊपर आवाज बुलंद ना करे या दुनिया उसके ऊपर अपने तहफुजात का इजहार ना करे। अगर इस मुल्क में यही सलूक मियां नवाज शरीफ के साथ हो या किसी और पार्टी के साथ हो, वो भी मेरा ख्याल बहुत सारी ताकतें जो है वो इसके ऊपर आवाज बुलंद करेंगी। जब जुल्फकार अली भुट्टो साहब जेल में थे तो क्या इस्लामिक ब्लॉक से उस वक्त आवाजें बुलंद नहीं हुई? क्या कर्नल कजाफी साहब का तैयारा यहाँ पर खड़ा नहीं रहा उन्हें लेने के लिए? तो ये जो इंटरनेशनल स्टेचर के लीडर्स होते हैं, इनका इस चीज को मद्देनजर रखना चाहिए कि इनके हिसाब से अगर कोई वायलेशन की जाती है तो उसका बड़ा क्लोजली मॉनिटर किया जाता है। तो बाकी मैं नहीं समझता, ना हमने किसी बैरूनी ताकत से मदद मांगी है, ना हम किसी बैरूनी ताकत से मदद मांगेंगे। उसकी बुनियादी वजह यह है कि ये मुल्क हमारे बड़ों ने, मेरे, आपके, राना साहब के, यहाँ पाकिस्तान में रहने वाले लोगों के बड़ों ने अपनी माल, औलाद, इज्जत, आबरू की कुर्बानी दे के मुल्क बनाया था। ये कोई इस मुल्क का मामा चाचा ना बने, ना किसी को इस मुल्क का मामा चाचा बनना चाहिए जो ऐन मौके पे डीलें लेके तो फिर रातों रात जहाजों के अंदर फरार हो जाते हैं। उनका इस मुल्क से कोई लेना देना नहीं है, सिर्फ लूट मार के लिए यहाँ पर बैठे हैं। इसलिए हमारा मुल्क है, हमारा हक है, हम अपनी आईनी, कानूनी, इखलाकी लड़ाई आइन कानून के दायरे में रहते हुए, पुरअमन रहते हुए इसी मुल्क में लड़ेंगे और बगैर किसी बैरूनी मुल्क की इमदाद के लड़ेंगे। सरदार साहब, आप बानी तहरीक इंसाफ की रिहाई कब तक देख रहे हैं? देखें, मैं तो ये समझता हूँ कि अभी तक उनका अंदर है ना भी ये किसी ज्यादती से कम नहीं है। केसेस जो उनके ऊपर थे वो तो तकरीबन खत्म हो चुके हैं। वो बोंडे के साइफर के ऊपर जितना एक बिल्डिंग खड़ी की गई और एंड में निकला क्या, साइफर में से कुछ भी नहीं निकला। इसी तरीके से तोशाखाने का मामला है, इसी तरीके से 190 मिलियन का मामला है। लेकिन बट स्टिल आई बिलीव कि इन अनदर 2 मंथ्स इंशाल्लाह हम उम्मीद कर रहे हैं कि खान साहब जेल से बाहर होंगे। जी अच्छा साहिबजादा साहब, एक आखिरी सवाल ये है कि बानी PTI की तरफ से कहा गया कि फैज़ हमीद साहब को ओपन ट्रायल किया जाए, मीडिया को रसाई दी जाए और तमाम चीज़ें जो हैं वो अवाम के हक़ाइक़ में लाई जाएँ। अब जवाब ये आता है कि अगर आपका ट्रायल होगा तो ओपन होगा, लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि कोर्ट मार्शल के नतीजे में आज तक कौन सा ओपन ट्रायल हुआ है कि जिसमें मीडिया को रसाई दी गई हो? अच्छा देखें, उसके अंदर मैं आपको एक चीज़ क्लैरिफाई कर दूँ जी। अगर तो इदारा जनरल फैज हमीद साहब का को मिसकंडक्ट है ड्यूरिंग हिज सर्विसेज, जब वो DGI थे या DGC थे या किसी भी पोस्ट के ऊपर थे, अगर उनका कोई प्रोफेशनल मिसकंडक्ट है तो हम कम से कम उसके ओपन ट्रायल का मुतालबा नहीं कर रहे। वो फिर इदारे का इंटरनल मामला है, इदारे को हक है कि इदारा उसको करे और हम इदारे के इन मामला में मुदाखलत के कायल भी नहीं है। बट अगर आप जनरल फैज साहब को ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ और फिर कोई चीज़ करने की कोशिश की जाएगी तो फिर वो उनके प्रोफेशनल कंडक्ट का मामला नहीं रहता। प्रोफेशनल कंडक्ट के अंदर तो हम एग्री करते हैं कि उनका कोर्ट मार्शल वो खुफिया रखें, जैसे करना चाहते हैं करें, हमें उस पर कोई राय देने की जरूरत नहीं, वो उनका इस्तेहकाक है, उनको करना चाहिए। लेकिन अगर उसके अंदर आप एक सिविल पॉलिटिकल पार्टी को और सिविलियंस को इन्वॉल्व करते हैं तो फिर आप उनके उस प्रोफेशनल कंडक्ट से हटके जो उनका सिविलियन साइड का कंडक्ट है, जो आपके बकौल अगर को होगा, तो उसके बारे में तो हम ये हक रखते हैं ना कि हम ये कहें कि कम से कम फिर उसे ओपन किया जाए ताकि पता लगे कि अगर कोई ऐसी बात हुई है तो किस तरह हुई है। यानी उनकी सर्विस के दौरान अगर उन्होंने कोई मिसकंडक्ट किया है तो ओपन ट्रायल की आप ना हिमायत कर रहे हैं ना वो मौक़िफ़ अपना रहे हैं। बहुत शुक्रिया साहिबजादा हामिद रज़ा हवाले से अपना वक्त देने के लिए। नाज़रीन, दीगर इश्यूज़ पे बात करेंगे एक शॉर्ट ब्रेक के बाद, कहीं नहीं जाएगा। स्टे विद अस।
ब्रेक के बाद खुशामदीद नाज़रीन। मौजूदा सियासी सूरत हाल के जिसमें इस्लामाबाद की इस वक्त जो ताज़ा तरीन मनाजिर हैं या उसकी ताज़ा तरीन कंडीशंस हैं, उमर अयूब साहब वो ये क्लेम करते हैं कि मैं किसी भी वक्त गिरफ़्तार किया जा सकता हूँ। वो ये भी कहते हैं कि गिरफ़्तारियाँ अगर होंगी तो उसके बावजूद भी जलसा होगा। राना साहब, ये इंटेंशंस जलसे को कामयाब करवाने के लिए किस हद तक अहम है? मैंने आपसे एक बात कही थी पहले भी, मैं अब भी कह रहा हूँ, सारी क़यादत गिरफ़्तार हो जाए, सारा कुछ हो जाए, जब इन्होंने फ़ैसला अगर कर लिया कि इन्होंने जलसा करना है, जलसा होगा। क्या उमर अयूब साहब, असद कैसर साहब, बैरिस्टर कोहर साहब, इनको गिरफ़्तार करने से जलसा रुक जाएगा? क्या कारकुन जो हैं इनके नाम पे आ रहे हैं या बानी तहरीक इंसाफ के नाम पे आ रहे हैं? ये चीज़ें आपको ज़हन नशीन करना होगा। सब एक और सिचुएशन है कि अगर खैबर पख्तूनख्वा से जो काफ़िले आते हैं तो वो तो सीएम भी साथ होंगे, सीएम का अपना ज़ाती प्रोटोकॉल भी साथ होता है, और वज़रा हैं तो वज़रा का प्रोटोकॉल भी साथ होगा। तो क्या ये तसादुम वाली सिचुएशन नहीं है कि कानून नाफिज करने वाले इदारे आमने सामने खड़े हो? अल्लाह ना करे ऐसा हो। देखिए, असल मैंने पहले कहा कि अल्लाह ना करे ऐसा हो, अल्लाह किसी लम्हे भी ऐसा ना करे कि ऐसा हो। हमें आपने इन सियासी जमातों के आपस के इख्तलाफात या इन सियासी जमातों की सियासत से करोड़ दर्जे, क्या उससे भी ज़्यादा अजीज़ हमारा वतन है। वतन से आगे कोई चीज़ नहीं है। ऐसा ही तो मेरा ज़ाती ख्याल है ऐसा नहीं होगा, और अगर तो जलसा हो रहा है तो ये जलसा सवाबी का भी रिकॉर्ड तोड़ेगा। आप ये बात ज़हन में रखें। ये आपने क्या बात की? अगर जलसा हो रहा है, आप तो पहले इस बात के ऊपर मुत्तफिक हैं कि जलसा हो रहा है ना। मैं कह रहा हूँ कि जलसा तो 100% हो रहा। भी आपने हमद रजा साहब से बात नहीं सुनी? उससे पहले मैंने जितने लोगों से मैंने गुफ्तगू की है उसके मुताबिक तो हो रहा है। वो कह रहे हैं हर सूरत में जलसा हो रहा है, हमें कोर्ट ने आर्डर दिया हुआ है, पुरअमन जलसा करेंगे। सवाबी इकट्ठे होके KPK से काफ़िले आ रहे हैं, बाकी जगहों से काफ़िले आ रहे हैं। बहुत से लोग आज ही वहाँ पहुँच चुके हैं, और कल उन्होंने वक्त पे किस तरह किस जगह पहुँचना है, किस तरीके से पहुँचना है, किस तरीके से वहाँ पर किस जगह पे इकट्ठे होना है, अचानक से किस तरह जलसागाह जाना है। क्या जलसागाह तन्नौल होगा, जलसागाह कोई सर्विस रोड होगा, जलसागाह कोई मेन सड़क होगी, क्या होगा? ये उनका प्लान B, प्लान C, प्लान D है। उमर अयूब साहब का जो अभी थोड़ी देर पहले बयान आया वो तो यही है कि जलसा हर सूरत तरनौल में ही होगा। मैं तरनौल की बात कर रहा हूँ। तरनौल में एक सड़क भी है, एक रोड भी है, तरनौल में एक ग्राउंड भी है। वो ग्राउंड इतनी बड़ी ग्राउंड नहीं है, और उसमें पानी भी है। अच्छा, पानी शानी सियासी कारकुनों को लिए कोई अहमियत नहीं रखता। उनके जो जज्बे होते हैं ना, उनके आगे, चाहे वो किसी भी सियासी जमात के हो, उनके आगे ये चीज़ें बिल्कुल मानित पड़ जाती हैं। तो तादाद के हिसाब से डिसीजन होगा, लेकिन मेरे पास इंफॉर्मेशन है, जलसा सवाबी का भी रिकॉर्ड तोड़ेगा। सवाबी में बहुत बड़ा जलसा हुआ। आप क्या समझते हैं, आज रात काफिलों को रोकने के लिए भी इकदाम उठाए जाएंगे? रोके जा रहे हैं। मुझे बहुत से लोगों के, हमें जो हम सोशल मीडिया पे देख रहे हैं, किसी को घर के अंदर नज़रबंद किया जा रहा है, किसी के घर के बाहर पुलिस खड़ी है, किसी के डेरे पे छापा पड़ रहा है। ये सारी चीज़ें तो चल रही हैं, लेकिन सोशल मीडिया पे उमर अयूब खान साहब के भी नाम से मंसूब, जिस तरह हामिद रजा साहब बात कर रहे थे कि नोटिफिकेशन चल रहा है, उन्होंने कहा जी कि हम जो है, बानी PTI ने हिदायत की है कि इन्होंने इजाज़त नहीं दी, तो हम जो है अपनी तहरीक को जारी रखेंगे, जलसे की मुतबादिल डेट का ऐलान बाद में किया जाएगा। ये बाकायदा तौर पे, यानी आप ये देखें कि कितने तकरीबकार हर तरफ से हैं कि वो एक बाकायदा तौर पे नोटिफिकेशन जाली बना के वो भी अपलोड कर दिया। अब ये किसका काम हो सकता है? मुझे एक बात बताएं, इसी मुल्क के अंदर जब इलेक्शन थे 8 फरवरी के जी, एक हल्के में तहरीक इंसाफ के 2 उम्मीदवार उतार दिए गए थे। कुछ लोगों ने एक उम्मीदवार को सपोर्ट भी करनी शुरू कर दी थी बैक पे, नहीं तहरीक इंसाफ का ये है। उसमें भी नवाज शरीफ की तस्वीर लगाई हुई, उसकी इमरान खान की तस्वीर लगाई हुई थी, दूसरे ने भी इमरान खान की तस्वीर लगाई हुई थी, एक ने भी झंडा जो था उस कलर उसका वही था, दूसरे का भी वही था। लेकिन लोग इतने समझदार हैं कि जिस दिन वोटिंग होती है, जिस दिन पोलिंग होती है, वो जो 2 नंबर तरीके से खड़े थे, उनके वोट आपको पता कितने निकले थे? चंद वोट, 100 भी नहीं, चंद वोट। और जो जेन्युइन थे, जिनके मतलब बहुत से आपको, मुझे या बहुत से लोगों को शायद इल्म नहीं था, उनके वोट वो जीते भी हैं। मतलब लाहौर के सदर हैं जो शेख इम्तियाज़ अहमद, इनके मुकाबले में जो शख्स करा था वो भी अपने आप को तहरीक इंसाफ का उम्मीदवार कह रहा था, और शेख इम्तियाज़ शायद हल्के में 1 या 2 दफ़ा गया, उस वक्त इन पर मुकदमात की बरमार थी, तो ये भी जीत गए थे। हाफिज फरत
उसके हल्के में आप देख लें। उसके बाद गुलाम मोहिउद्दीन दीवान, बेगम गुलाम मोहिउद्दीन दीवान, उसके हल्के में आप देख लें। इसी तरह बड़े हल्के थे जिनमें ऐसे ऐसे लोग मौजूद थे, लेकिन वो लोग इलेक्शन जिन्होंने जीतना था वो इलेक्शन जीते। अली इम्तियाज़ बरैच, उसके हल्के में आप देख लें। ये चीज़ें इवन दोस्त इसके लतीफ़ खोसा साहब के हल्के में देख लें। मैं तो कह रहा हूँ कि अब वक्त नहीं है कि आप सोशल मीडिया पे एक फेंक दें कि जनाब ऐसा नहीं ऐसा है। अब भाई अब इनकी आपस में इतनी ज़्यादा कम्युनिकेशन है, इनके इतने ग्रुप्स हैं तमाम सियासी जमातों के, कि जिससे उन्हें पता चल जाता है कि असल क्या है, नकल क्या है। अगर उमर अयूब साहब का वो होता तो क्या उमर अयूब साहब अपने खिताब में न फरमाते? अभी हमने जिनसे बात की है वो उस सियासी कमेटी के सरबराह है जो महमूद खान अचकज़ई साहब की क़यादत में बनी है, और महमूद खान अचकज़ई साहब ने कल वहाँ पे आना भी है। तो ये तो चल रहा, तो चलने वाली चीज़ें चलने दें, यही तो मज़ा है। यही तो एक इम्तिहान है। इस इश्क के इम्तिहान में देखते हैं ना कौन पास होता है कौन फेल होता है। लेकिन दुआ यह है कि किसी जगह किसी किस्म का किसी का भी क्लैश ना हो, और इस वतन के अंदर अमन की आशा जो है वो बिल्कुल ठीक है। उम्मीद करते हैं, और इसी उम्मीद के साथ कि जिस दिन सबको ये इदराक हो जाएगा कि हमने माजी के अंदर गलतियां की हैं, और गलतियों पे पर्दा डालने की बजाय या वो शगाफ जो है वो पुर करने की बजाय उस पर टाकियाँ लगा के किसी और रंग की उसे बदनुमा करने की बजाय जिस दिन हम ये फैसला करेंगे कि हमने माजी की गलतियां दोबारा से नहीं दोहरानी और एक नया अहद करना, उस दिन कुछ बेहतर हो सकता है। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे, ना सिर्फ मंजरनामे के ऊपर बात की जाएगी, कहीं नहीं जाएगा। स्टे विद अस। के बाद खुशामदीद नाज़रीन। सियासी तनाव जो इत्तेहादियों के माबैन इस वक्त जारी है, ये सियासी तनाव अफहाम व तफहीम के साथ हल हो जाएगा, या जिस तरीके से राना साहब ने बात की कि 15 सितंबर तक ये नूरा कुश्ती जो है वो असल कुश्ती के अंदर तब्दील हो जाएगी और फिर ये एक दूसरे का गिरबान पकड़ने तक आएंगे। ये बात किस हद तक काबिल फ़हम है? और दूसरी बात ये कि जो इक़दामात उठाए जा रहे हैं, अब पंजाब हुकूमत कहती है कि हम अपने चादर देख के पाँव फैला रहे हैं, तो उस चादर को देखते हुए बकिया सूबे अपने पाँव क्यों नहीं फैला रहे? यानी 45 अरब रुपया जो ये कहा जा रहा है कि ये शॉर्ट टर्म रिलीफ नहीं है, 2 महीने का रिलीफ है, और 45 अरब रुपया इसके ऊपर खर्च हो रहा है। अगर यही रिलीफ सिंध हुकूमत अपने अवाम को देना चाहे तो वो कितने अरबों में देगी? वो 7 से 8 या 9 अरब रुपए में वो अपने अवाम को ये रिलीफ दे सकती है पंजाब हुकूमत के मुकाबले में, आबादी के लिहाज से और वहाँ पर जो सेक्टर्स हैं उनमें लोगों को रिलीफ देने के लिए। लेकिन वो इस पर जाना नहीं चाहते, वो ये कहते हैं ये ढोंग है, सियासी ढोंग। अब ये नूरा कुश्ती कब तक चलती रहेगी, इसी बारे में बात करेंगे। हमें ज्वाइन किया है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के सरबराह, पार्लिमानी सेक्रेटरी बनाए ओवरसीज़ भी हैं, चौधरी एहसानुल हक बाजवा साहब। बाजवा साहब बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। बाजवा साहब ये नूरा कुश्ती कब तक चलती रहनी है? यानी एक तरफ से मुखालिफिन भी ताबड़तोड़ हमले कर रहे हैं, दूसरी तरफ से इत्तेहादी भी हमले कर रहे हैं, गवर्नर पंजाब कह रहे हैं कोई एक महकमा पंजाब का ऐसा नहीं है जहाँ पे करप्शन हो रही हो। तो ये इत्तेहादियों को मनाएंगे या उनके साथ लफ्जी गोलाबारी जारी रखेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या खातमुन नबीन रहमतुल आलमीन। बहुत शुक्रिया राणा अजीम साहब आपका, आपने मुझे लाइन पर लिया। मैं ज़रा आपसे ये बात करनी चाहता हूँ कि नूरा कुश्ती भी ऐसे चलती रहेगी छोटी मोटी, इसमें कोई शक नहीं है। इत्तेहादी हमारे साथ खड़े हैं और इत्तेहादी हमारे साथ रहेंगे। अगर थोड़ा सा आप पीछे जाएं, 2017 में महंगाई का मुल्क में नामो निशान नहीं था। महंगाई करने वाला कौन है? 2017 में बिजली की कीमतें 14 रुपए यूनिट थी, आमदनी अखराजात से बहुत कम थी, 10 रुपए किलो सब्जियां मिलती थी। 2013 में मुल्क डिफॉल्ट होने के नहज पर था। मियां नवाज शरीफ ने 2017 तक मुल्क को मुस्तहकम किया। मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ वजीर आला थे, मिलकर उन्होंने मेहनत की और मुल्क तरक्की की राह पर गामदान था। डॉलर 45 रुपए का 95 से लेके 105 रुपए तक रहा। पेट्रोल 63 रुपए पर ले आए। बाजवा साहब, किलो आटा मिलता था। मेरी बात सुन ले सर जी। और हर गरीब के घर में चूल्हा जलता था। चंद जजों ने मियां नवाज शरीफ को अपने बेटे से 10,000 दिरहम तनख्वाह ना लेने पर नाअहल कर दिया। मैं समझता हूँ उस वक्त मुल्क मुल्क में मुस्तहकम था। मियां नवाज शरीफ, आज भी मियां मोहम्मद नवाज शरीफ का बयानिया ये है कि महंगाई कंट्रोल होनी चाहिए,
कुछ वक्त लगेगा, इंशाल्लाह मुल्क हमारा मजबूत होएगा, मुस्तहकम होएगा और आगे चलेगा। जी सर, अब सवाल कर सकता हूँ मैं? जी करें। 2022 से आप लोगों की हुकूमत है, 2022 से मियाँ शहबाज शरीफ साहब वज़ीर आज़म आ रहे हैं, तो 2022 से लेकर अब 2024 है, केड़ा चंद चला दिता जाए? मैनू सर ये दसो ना, जो बंदा घर बिल्कुल खड़ा कर दे, बड़ा खूबसूरत कोठी बना दे 4 कनाल च, जिहदे जनाब भी रहिंदे होणगे, ते फिर ओहदियां बुनियादां तुसीं हिला के रख दिओ, बुनियादां तोड़ दिओ, तो फिर घर नूं फिर दोबारा तमीर करना पैंदा है। मेरी जरा राणा अजीम साहब बात गौर से सुने। 18 घंटे की लोड शेडिंग थी, किसने कंट्रोल किया? बिजली के कारखाने इस मुल्क में किसने लगाए? मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ और मियाँ मोहम्मद शहबाज शरीफ की वो मुश्तरका मेहनत से मुल्क में इस्तेहकाम आया था। अब भी इंशाल्लाह मियाँ मोहम्मद शहबाज शरीफ वजीर आजम है और मोहतरमा मरियम नवाज साहबा मिलकर इस मुल्क में जद्दोजहद कर रहे हैं। जो इमरान खान ने बीज बोया था इस मुल्क में, वो इंशाल्लाह खत्म भी होगा और मुल्क में इस्तेहकाम भी आएगा और मुल्क इंशाल्लाह चलेगा भी। मरियम नवाज शरीफ ने जो इस वक्त सफाई का मंसूबा पूरे पाकिस्तान में शुरू किया है, हर बंदा उसको दाद दे रहा है। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून में 2013 में IMF को खैर बात कह दिया था। IMF को वापस लेके आने वाला कौन है? IMF को लेटर कौन लिख रहा है कि हमारे मुल्क को कर्जा ना दिया जाए? इस वक्त मुल्क इंशाल्लाह बिल्कुल तरक्की की राह की सिमत चल रहा है और आगे जाएगा। इस वक्त मुल्क बिल्कुल ठीक सिमत में जा रहा है। अच्छा बाजवा साहब, हमने मियाँ नवाज शरीफ साहब से भी बहुत बार सुना कि सब्जियां 10 रुपए किलो थी, जो पेट्रोल का रेट था वो भी कम था, इलेक्ट्रिसिटी का भी रेट कम था, सारा कुछ बहुत अच्छा था। चले वो अच्छा था, मैंने अभी ना खोली है लिस्ट, खोली है 2017 की। सर जो आलू थे ना वो भी 32 रुपए थे, 10 रुपए वाली ना, इधर मुझे सब्जी पूरी लिस्ट में ना प्याज नजर आया 65 रुपए का प्याज है सर। अदरक 200 रुपए था, गार्लिक देसी जो था यानी वो 92 रुपए था, लेडी फिंगर 42 रुपए की थी, पम्पकिन्स 48 रुपए के थे। सर वो 10 रुपए वाली ना रेट लिस्ट मुझे 2017 में भी कहीं नजर नहीं आती। ठीक है सर, सस्ती थी ये हम मानते हैं, लेकिन पिछले 2 साल का अरसा, उसमें अब अगर पाकिस्तान तहरीके इंसाफ आके क्लेम करना शुरू कर दे कि हमारे दौर में डॉलर कितने का था, ये चीज कितने थी कि ये चीज कितने की थी, अब उसमें जो गैप आया उसकी जिम्मेदारी हम किस पे डालें? सर मेरी बात सुने जरा। अभी मुझे आपने 2017 की लिस्ट दिखा दी, ये पता नहीं आपने किस शहर से उठाई होगी, किसी बैकवर्ड एरिया के लिस्ट भी आप उठा लेते सर, तो मेरे भाई सर ये इदारा शुमारियात 20 वाली भी लिस्ट उठा ले। इदारा शुमारियात की लिस्ट की बात कर रहा हूँ बाजवा साहब, मैं कोई वो जो ज़िला इंतजामिया जारी करती है उसकी बात नहीं कर रहा, इदारा शुमारियात की है। इस बात पर भी जरा आए ना, उस वक्त आप मुझे पेट्रोल का रेट बताए, क्या 65 रुपए नहीं मिलता था? क्या आटा आपको 35 रुपए नहीं मिलता था? क्या चीनी आपको सस्ती नहीं मिलती थी, 50 रुपए से भी नीचे थी? सर मैं वही अर्ज कर रहा हूँ ना, जानती है PTI के गवर्नमेंट में जो डॉलर था वो 175 के ऊपर था, डॉलर अब ऊपर चला गया, पेट्रोल की प्राइस ऊपर चली गई, सब्जियों की कीमतें चली गई, मटन का रेट जो है वो 800 रुपए ऊपर चला गया, बीफ का रेट चला गया। मैं तो उसकी बात नहीं सर, हम तो डॉलर देखे, डॉलर तो 300 से ऊपर चला गया था, 325 पर था, हम तो वापस लेके आए डॉलर को। जब के अवाम कह रही थी डॉलर 400 पर पहुंचेगा, इंशाल्लाह मैं आपको ये आपसे दावे से कहता हूं कि डॉलर आने वाले वक्त में 220 और 250। बाजवा साहब आखिरी सवाल मेरा, चूंकि टाइम खत्म हो गया, सब ये बता दें, बिजली के जितने ये कारखाने लगे हैं, फैक्ट्रियां लगी हैं या जितने IPPs लगे हैं, ये मियां नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ सब लेके आए थे ना? जी बिल्कुल लेके आए थे। बस यही मैं आपको आपसे बाजवा साहब, आप कौन को पता चल जाए, आप दोस्त हैं, भाई भी हैं, वक्त आज प्रोग्राम का खत्म हो गया, तसल्ली से बात है जी जी। अगर 2017 से आगे भी ये मुल्क का तरक्की का सिलसिला चलता रहता तो आज मैं आपको दावे से कहता हूं कि पाकिस्तान एशिया का सबसे मजबूत तरीन मुल्क होता। चले इसको मौजूद बहस बना के अगले हफ्ते एक डिटेल डिस्कशन करते हैं। बहुत शुक्रिया एहसानुल हक बाजवा साहब इस हवाले से अपना वक्त देने के लिए। नाज़रीन प्रोग्राम का वक्त खत्म हो जाता है, मुझे और राना साहब को दीजिए इजाजत, अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, मुलाकात होगी कल, अल्लाह निगहबान।